हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो है हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2021 वाला, यानी कि आप इसको 2021 कह सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हुआ है एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम है, पैनल ईयर कहते हैं। आरबीआई के नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, इसको लिखते हैं PY, यानी कि पैनल ईयर, यानी कि 2021 का नोटिफिकेशन है। फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 1 का रिजल्ट भी आ चुका है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं कि जिनका फेज़ 1 क्लियर हुआ है। तो आप सबको सबसे पहले मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने नियर अबाउट 2.25 लाख लोगों में से कंपटीशन करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, तो आपने काफ़ी बड़ा जो हर्डल था वो क्लियर किया है। अभी आपके सामने है फेज़ 2। तो ये मैंने बनाया हुआ है 18 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, 18 दिन। आप कहेंगे 18 दिन कैसे? क्योंकि मैं आज का जो दिन है 14 मार्च, इसको भी मैं आज दिन काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी रात को 12 बजे तक काफ़ी टाइम है। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मान लो अभी ये मैं 5 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर मान लो आपने 6 बजे देखा, 7 बजे भी देखा, तो आज का दिन भी आपको यूज़ करना है। एंड जो आपका 1 अप्रैल का दिन है उसका भी मॉर्निंग में 3-4 घंटे या कम से कम 2 घंटे भी यूज़ करने, इसलिए मैंने इसको लिखा है 18 डेज का स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए अभी अभी क्या है, आपका प्रीलिम्स क्लियर किया है। अगर आपने देखा होगा, प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे आए थे कि वो ऐसे लग रहे थे कि वो नियर अबाउट फेज़ 2 ESI के क्वेश्चन है या फेज़ 2 FM के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपने वो हर्डल क्लियर किया, यानी कि आप कुछ ना कुछ तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ESI के और FM के फेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आपने देखा होगा आरबीआई का ESI का सिलेबस, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस फेज़ 1 के लिए मतलब एलिजिबल है ही, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेज़ 1 में भी पढ़ा है। मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रीलिम से या फेज़ 1 से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपने जो फाइनेंस का सिलेबस देखा होगा उसमें से नियर अबाउट 70 to 80% पोर्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने प्रीलिम्स के लिए या फेज़ 1 के लिए पढ़ा है। तो अभी क्या है आपके पास? अभी देखो, आपको स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड करनी है। आपको आपके पास है एक पेपर है इंग्लिश का, जिसको 100 मार्क्स है। उसके बाद ESI है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज 100 मार्क्स। एंड ये है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 100 मार्क्स। तो ये पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ESI में 50+50, यानी कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर भी 50+50, ये है डिस्क्रिप्टिव और ये है ऑब्जेक्टिव। ये बताने का पर्पज़ ये है क्योंकि आपका जो अभी फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो है 200 मार्क डिस्क्रिप्टिव एंड 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 300 मार्क का आपका ये पेपर है। तो यहाँ पर आपको तीनों लेवल पे इक्वली मेहनत करनी है। ठीक है, और ये देखिए, अगर आप ESI का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाइनेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कंटेंट रेडी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब आप इंग्लिश का राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंटेंट पे इतना ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। कंटेंट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट का चिंता करने की बात नहीं है। जब आप इंग्लिश का पेपर लिखोगे तो आपको इंग्लिश पे, यूसेज पे, ग्रामर, स्पेलिंग, ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना है। और एटलीस्ट आपको इसके 3 पेपर लिखने हैं पूरे, डिस्क्रिप्टिव के 3 पेपर लिखने हैं, एंड ये भी डिस्क्रिप्टिव के 3 पेपर लिखने हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई और ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे हम देखते हैं। जैसे मान लो अ, अभी मैंने जो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था, फर्स्ट टेस्ट मैंने अपलोड किया मेरे कोर्स में, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि PLI एक्सप्लेन करो। ठीक है, PLI मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये एक्सप्लेन करने का यानी कि क्या है, आप क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से थोड़ा सा मगअप करेंगे, क्योंकि आपको लिखना है वो ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको वो वहाँ पे जाके लिखना है। तो आपके दिमाग में उसके पॉइंट्स होने चाहिए। तो मुझे बताओ, PLI का अगर आप डिस्क्रिप्टिव के तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जा रहा है ना। मतलब जैसे मान लो आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम का MCQ सॉल्व कर रहे हैं, या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के एंगल से, नरेगा का स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जनधन योजना पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसके पॉइंट्स पढ़ रहे हो।
और अगर आपके दिमाग में पॉइंट्स याद आ गए तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं। तो आप ये जो बाइफर्केशन है पढ़ाई करते वक्त का कि ये ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव है, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा बाइफर्केशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और आपको ये याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई ज़्यादा हायर लेवल का है। डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई हो गया, इसका मतलब है इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई हो गया। तो ये बात समझने आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको जब आप डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लो एक नज थेरी करके है, नज थेरी, ठीक है, मैनेजमेंट में। तो अगर मान लो नज थेरी आपको लिखनी है, डिस्क्रिप्टिव के पेपर में लिखनी है, इसका मतलब क्या है, आप वो पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके क्या क्या पॉइंट्स है, कौन से थिंकर्स है, और फिर आप अगर लिख पा रहे हो पेपर पे उसका आंसर, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अगर कुछ एमसीक्यू आता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझना, ये क्रक्स है इस वीडियो का, कि आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस एंगल से किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और आपने अभी पेपर निकाला है, फेज़ 1 का पेपर निकाला है, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे हो, आपने प्रीलिम्स में जो कुछ भी पढ़ा है वो डायरेक्टली 70 to 80% डायरेक्टली आपको यूज़फुल है फेज़ 2 में। तो अभी आप, और ये क्या हुआ है देखो, लास्ट ईयर जो लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोगों के लिए भी ये डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन है ईएसआर का, एफएम का, वो नया है, इसलिए उनको इतना एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए जो लोग फ्रेशर्स है, काफ़ी सारे फ्रेशर्स इस बार पास हुए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये इस जो एंगल है या ये एरिया है ईएसआर एफएम का डिस्क्रिप्टिव, उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उसका पढ़ाई करने से आपका इंग्लिश का भी हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई हो जाएगा। और इंग्लिश में मैंने क्या कहा है, आपको 3 पेपर करना है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इसका पढ़ाई कैसे करें, तो देखो इसमें 2-3 वे है, आपको किसी ना किसी की तो हेल्प लगेगी। ठीक है, अभी ये पेपर लिखेंगे तो चेक करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो अभी दिन इतने कम बचे हैं कि आप, एक सबसे इजी रास्ता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आपको कोई ऐसा एक मेंटर मिलना चाहिए कि ये 18 दिन वो आपके साथ रहे, आपका पेपर देखे, आपका पेपर चेक करे, आपको फीडबैक दे। ठीक है, क्योंकि यहीं पर भी डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव का कहीं से भी मिल जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, सिर्फ पढ़ना है एंड एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए आपको किसी का असिस्टेंस लगेगा। ठीक है, अगर वो असिस्ट करने वाला कोई अगर आपके पास है अभी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे अभी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, मैं खुद सेल्फ पढ़ाई करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा। ये 18 दिन है, इसमें ये इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा मैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपको अगर एक अच्छा मेंटर मिले जिसने इस टाइप का एग्ज़ाम पहले दे चुका, यानी कि कोई आरबीआई में सेलेक्ट हुआ हो 12, 13, 14 में, या फिर कोई यूपीएससी का अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा हो, आपका दोस्त हो, आपको कंटिन्यूसली हेल्प करे 18 दिन, अगर कैसा ऐसा कोई आपको मिलता है तो फिर आप कोई कोर्स मत ज्वाइन करो। अदरवाइज यू हैव टू ज्वाइन एनी कोर्स, बिकॉज यू नो दैट यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी आगे कंपटीशन बहुत है, और ये जॉब ऐसा है जहाँ पर आपको लिटरली महीने की 2 लाख सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, तो हम कहते हैं ना, हमें कुछ पाना है तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, हमें कुछ टाइम देना पड़ता है, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे करना है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता तो खुद से मैनेज हो जाता, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी ये क्या बताया उन्होंने यहाँ पे, अभी देखते हैं, ये नोटिफिकेशन में दिया है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क है, यानी कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं 2 मार्क के, उसके 40 मार्क हो जाएंगे, एंड 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 1-1 मार्क है, यानी कि ये 10 मार्क है। ये टोटल हो गया आपका 50 MCQs का मार्क्स। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो आपका डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव में 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक है 15 मार्क के, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, मैंने मेरे कोर्स में क्या पेपर सेट किया है, मैं भी वो आपको दिखाऊंगा। 15-15 के 3 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 के 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कोई भी 2 करना है, 30 मार्क्स हो जाएंगे, इसमें से कोई 2 करना है, 20 मार्क हो जाएंगे, टोटल 50 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपेक्टेड ऐसे है, देखो मैंने आज ही ईसीजीसी का एग्ज़ाम हुआ है, और उसमें इससे रिलेटेड डायरेक्टली 2 ऐसे आए थे, एक थोड़ा कोविड रिलेटेड आया था,
एंड आई थिंक एक हेल्थ अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आया था। तो ये मैंने एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स दिए हैं, और आप ज़्यादा चिंता इसकी मत कीजिए कंटेंट की, ठीक है, कंटेंट की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। वो इंग्लिश का पेपर है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट आएगा तो आप फुटबॉल के बारे में लिखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रीलिम पास कर रहे हो, आप ईएसआई का पढ़ाई कर रहे हो, आप फाइनेंस का पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास कंटेंट है, ठीक है। लेकिन पेपर ऐसे लिखना है, इंग्लिश का नॉलेज वहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो एरर कम होने चाहिए, स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट मैच होना चाहिए, ठीक है। और आपको किसी से ये चेक कर लेना चाहिए, और फीडबैक मिलेगा उस पर इम्प्रूव करेंगे, और चेक करेगा फिर फीडबैक मिलेगा, इम्प्रूव करेंगे। इस तरीके से इंग्लिश का पढ़ाई होगा। इंग्लिश की तरफ बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना है। इंग्लिश ही हर बार डिसाइडिंग रहता है, क्योंकि आप देखिए आजू बाजू देखेंगे तो आप सारे स्टूडेंट जो है वो एफएम के बारे में बात करते हैं, ईएसआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश का बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 3 पेपर लिख के किसी से चेक करवाना है। तो अभी देखिए ईएसआई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर नंबर 1, ठीक है। अभी मैं क्या हूँ, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसे तरीके से कि मैं स्टूडेंट्स को मेरे कोर्स के थ्रू कैसे हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर आपको ये रिलेवेंट लगता है मेरे कोर्स में या मेरे वे में कुछ दम लगता है तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके से अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो आप उससे हेल्प लीजिए, या बाकी मार्केट में काफ़ी सारे कोर्सेस है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अभी मैंने क्या किया है, ये पार्ट ए किया मैंने। पार्ट ए में क्या है, 15-15 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, ये 15 मार्क का दूसरा क्वेश्चन है, और ये 15 मार्क का तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3। एक है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20। ये 4 में से किसी भी 3 पे लिखना है। वर्ड लिमिट अगर उन्होंने दिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने सजेस्ट किया है लोगों को कि 15 मार्क के लिए आपको 200 वर्ड लिखना है, और 10 मार्क के लिए आपको 150 वर्ड लिखना है। इस एंगल से अगर शॉर्ट नोट आता है तो 75 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया? Briefly enumerate the measures undertaken by the government of India in recent years to alleviate poverty। 200 वर्ड्स है 15 मार्क के लिए, ठीक है। अभी आप देख के लग रहा है मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे लिखूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखने का है। इनुमरेट 4 लेबर कोड्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिलेटेड टू इट, यानी कि जो 4 लेबर कोड के बारे में गवर्नमेंट अभी डिस्कस कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी किया था, बजट में भी किया था, उसके नाम लिखने हैं, उसके क्या क्या प्रोविजंस है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट ए, जहाँ पे 15-15 के 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। अब ये है पार्ट बी, जहाँ पे 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 2 लिखना है। यहाँ पर फिर मैंने फिर से शॉर्ट नोट पूछा है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन प्रोविजंस अंडर दी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI बोलते हैं उसको, इसके बारे में लिखना है। मेंशन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एंड क्रिटिकली इवेलुएट इट, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। तो एट प्रेजेंट आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तो बहुत कम लोग हैं इस पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी देखो मैं कैसा मैंने वे निकाला है। कुछ लोगों को वो वे अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को वे अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन मैंने 2012 में, 2013 में, 2014 में मैं जब RBI में था तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट को RBI में रहते हुए फ्री में गाइडेंस किया था। उस टाइम पे मुझे शाम को कुछ टाइम मिलता था, तो मैंने इसी तरीके से उनको गाइड किया था, और उसमें से काफ़ी लोग 40-50 लोग RBI में सेलेक्ट हुए थे। और जब 2015 में मैंने कोर्स चालू किया तब पहले 6 महीने मैंने इसी वे में लोगों को पढ़ाया, फिर बाद में फिर पैटर्न चेंज होकर ऑब्जेक्टिव आया। तो अभी मैंने लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, मेरे इंस्ट्रक्शन ऐसे है कि ये पेपर आपको पहले देखना है, ठीक है, फिर इसके बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, मेरे कोर्स में इतना कंटेंट है, 10,000 पेजेस का कंटेंट है, 200-400 वीडियो है, लेकिन अभी क्या है, अभी आप कहाँ कहाँ ढूंढते बैठेंगे। तो सबसे आसान वे है, IMF के बारे में आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गूगल ओपन किया, IMF की वेबसाइट ओपन की, पढ़ लिया, ठीक है। क्या पढ़ लिया, नोटबुक में शॉर्ट में लिख लिया। कुछ लोग सोचेंगे इतना टाइम कहाँ है, फिर करेंगे क्या, फिर आप, ये टाइम पास थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपको इस प्रोसेस पे 4 से 5 घंटे देने हैं ये प्रोसेस करने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए।
फिर 1 घंटे का 2 घंटे का गैप देके आपको आंसर लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ेंगे तो आप इस पर लिख नहीं पाओगे। फिर क्या करना है, वर्ल्ड बैंक की इमीडिएटली ओपन करो वेबसाइट। मेरे कंटेंट में, मेरे कोर्स में ये सब कुछ है, सबके कोर्स में मिलेगा, लेकिन आपको वो ढूंढने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए ईजीस्ट पॉसिबल वे गूगल निकालो, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट निकालो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट डाउन कर लो। WTO का ऐसे ही करो, G20 का करो, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी के बारे में पढ़ो, क्या क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके बाद लेबर कोड के नाम लिख लो, उसके अंदर क्या क्या दिया है प्रोविजंस, ऐसा कर लो। इसका मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस। अभी मैंने मेरे कोर्स में ये जो सारा जो नया सिलेबस आया है, पूरा ESI का सिलेबस, फाइनेंस का सिलेबस फ्रेशली कवर किया है मैंने। मेरा जो 75 डेज़ का प्लान था उसमें मैंने फ्रेशली कवर किया है, और वो सारे जो वीडियोस थे उसके मैंने जो PPTs है वो PDF फॉर्म में मेरे कोर्स में अपलोड किए। तो अगर किसी को वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा सिलेबस मैंने वीडियो के फॉर्म में कवर किया है, उसका PPT भी डाला है। तो PPT पढ़ने से क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो ऐसा सब आप कंटेंट, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, गूगल में डाल देंगे कि पहला ही ओपन हो जाएगा, वो पढ़ लेने का, अच्छे से रट लेने का, क्योंकि आपको वहाँ से आपको लिखना है पॉइंट वाइज, तभी मार्क मिलेंगे, ठीक है। ऐसा हवा में लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा करने में जाएगा 4 घंटे, और ये 4 घंटे बिल्कुल ही टाइम वेस्टेज नहीं है। आपके दिमाग में ये सारा पूरा कंटेंट गया। अभी तक मुझे 20-25 लोगों ने इसके आंसर लिख के भेजे हैं, और उनका इतना अच्छा फीडबैक है कि सर हम सोच भी नहीं सकते कि ये सारा कंटेंट अभी हमें मगअप हो गया, क्योंकि उन्होंने 4-5 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद गैप लिया थोड़ा, और जब आप लिखने बैठोगे तब बिल्कुल नहीं देखना है। तब आपको रियली पता चलेगा कि मैंने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ये पढ़ा, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि यार 2 घंटे पहले पढ़ा हुआ मैं आंसर नहीं लिख सकता, तो आज के बाद 15-17 दिन के बाद वाला मैं कैसे लिखूंगा। तो यही आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपने क्या सोचा, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, ठीक है। तो एक दिन में एटलीस्ट एक पेपर होना चाहिए, या कुछ लोग 2 पेपर भी कर सकते हैं। कौन से वे से, जो मैंने वे बताया उसी तरीके से। देखो ये अभी क्या करना, ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं मेरे स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से खुद कर सकते हैं, लेकिन आपके पेपर चेक करने वाला सामने वाला कोई चाहिए। अगर आपको मिलता है तो आप उससे गाइडेंस कीजिए, या फिर अगर कोई दूसरा कोर्स प्रोवाइडर है मार्केट में, अगर वो आपको अच्छा ऑप्शन दे रहा है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरा लीजिए, आई एम जस्ट टेलिंग माई वे ऑफ मेंटरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ये देखिए, ये दूसरा पेपर FM का, तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, राइट शॉर्ट नोट एनी 3, SIDBI, नाबार्ड, एक्जिम एंड फिनटेक। ये सारा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं, उसका PPT तो PPT देख सकते हैं, या फिर इमीडिएटली गूगल पे डाल के पढ़ सकते हैं। जैसे SIDBI है, अगर मैं आपको कहूँगा आज SIDBI के बारे में लिखिए 75 वर्ड्स, आप लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने उस तरीके से कभी सोचा नहीं है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, ये आप जाओ वेबसाइट पे, उसके बारे में लिखो थोड़ा सा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसका PPT भी डाला हुआ है कोर्स में। फिर नस थ्योरी, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ये इमीडिएटली गूगल में सब कुछ मिलता है। और ये गूगल में क्यों जाना है, फिर लोग बोलेंगे अगर गूगल में जाना है तो फिर मैं आपका कोर्स क्यों लूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ढूंढने में टाइम जाएगा, इसलिए गूगल पे जाके जल्दी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल में कैसे करने का, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्यूर PMC बैंक में कैसा हुआ, आपको गूगल पे मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ इथिक्स, वाई इथिकल प्रॉब्लम्स ऑकर इन बिजनेस, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पेपर है फाइनेंस का। यहाँ पर देखिए, ये 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एक्सप्लेन कीजिए, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स। आपको लिखते आना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके लिखना है। व्हाट आर द 6 पिलर्स ऑफ बजट 2021। अभी देखिए, अगर आप ये पढ़ते हो, अच्छी तरीके से मगअप करते हो और लिख पाते हो डिस्क्रिप्टिव के पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पिलर मेंशन इन दिस बजट। तो अगर आपको याद है तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। इसका मतलब ये है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई और डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई में फ़र्क नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई करेंगे तो वो हायर लेवल की हो जाएगी, उससे आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी 2 लीडरशिप थियरीज, ट्रेड थियरी, बिहेवियरल, कंटिजेंसी, कैरिज्मेटिक। ये पूरा ये 3 मिनिमम आपको 3 टेस्ट देने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5। तो ये
3 टेस्ट में मैं नियर अबाउट सब सिलेबस कवर करने वाला हूँ। और आपका भी अगर ये आप नहीं करेंगे तो मुझे या 100% गारंटी है कि आपका उस एंगल से पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि आप जब गोल सेट करते हो तो आपका हो जाएगा। ये पेपर पढ़ाई करने में कितना टाइम लगने वाला है? 4 घंटे, ठीक है। और जो लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ टाइम पास है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको कोई ये फोर्स नहीं कर रहा है कि आप एडअप करो, ठीक है। दिस इज़ द वन वे ऑफ डूइंग स्टडी, ठीक है। ये एक वे है, बाकी सारे भी वे हो सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग जितने डेज है उसमें दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे मुझे लगता है। एंड आई एम मेंटरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2012। तो अभी मुझे नियर अबाउट 8-10 साल हो गए। 4 घंटे लगेंगे, उसके बाद 1 आवर का ब्रेक लेने का है, उसके बाद कंटिन्यूसली 90 मिनट्स बैठ के एग्ज़ाम जैसे कंडीशन में आंसर लिखने हैं। तब आपको पता चलेगा कि 4 घंटे पहले पढ़ा हुआ मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अगर नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हैं आप, तो फिर एग्ज़ाम के दिन आप कैसे करोगे? और अगर लिख पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि यू आर इन द रेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं मेरे कोर्स में लेने वाला हूँ। इस तरीके से अगर आपको कोई पर्सनली गाइड कर सकता है, जिसके पास टाइम है, अगले 18 दिन आपके साथ रहने वाला है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कोर्स है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, आपको ये छोड़नी नहीं चाहिए। अब एक मैनेजमेंट का सेक्शन है। मैनेजमेंट के लिए मैंने काफ़ी सारे नोट्स मेरे कोर्स में है, और जो लोगों ने बहुत पहले से ज्वाइन किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दिया था, लॉन्ग नोट्स दिया था, फिर काफ़ी वीडियोस भी है। रिसेंटली भी मैंने इथिक्स के वीडियो डाले हैं, इथिक्स के नोट्स डाले हैं, इथिक्स के MCQ भी दिए। तो अभी इथिक्स के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 200 MCQ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट प्रोसीजर चालू है, एक नियर अबाउट 100 मैंने अपलोड किए हैं, 100 कल तक अपलोड हो जाएंगे। अभी जब मैं 200 MCQ पढ़ूंगा, इथिक्स के क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा, तो मेरा पढ़ाई हो रहा है ऑब्जेक्टिव का। और अगर मैंने ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई कर लिया है, उस पर कुछ क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव का, वो भी मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव का पढ़ाई और डिस्क्रिप्टिव का पढ़ाई अलग नहीं है। पढ़ाई किसकी है? पढ़ाई टॉपिक की है, ठीक है। हमने नोट्स भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं, MCQ भी दिए। स्टूडेंट को जैसे लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैनेजमेंट के लिए क्या है, आपको मैं RBI ग्रेड बी के लिए सिर्फ एक ही बुक लेना है, वो भी मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि क्या है, मैनेजमेंट ये कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक मैनेजमेंट का कुंज का बुक है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ये लीजिए, या फिर LM प्रसाद का बुक है, ये लीजिए, या फिर PC त्रिपाठी या SP रॉबिन्स। इसमें से कोई तो भी एक बुक आपको चाहिए, इजीली मिलता है, ले लीजिए। क्योंकि क्या है, 18 दिन है आपके पास, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं एक बुक कहाँ से पढ़ूँ। एक दिन में भी बुक पढ़ सकते हैं, अगर आपकी उतनी इच्छा है तो पढ़ने की, ठीक। मैंने आपको बताया था पिछले टाइम पे कि मैंने 6 घंटे में कैसे 1000 पेज का बुक पढ़ा था, ठीक है। मतलब पेज वाइज नहीं पढ़ा था, मैंने उसका समरी पढ़ के एग्जाम दे के पास हुआ था। तो ये है, अगर आपको करना है, आपने डिसाइड किया है, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें से एक कोई तो भी बुक आपके पास रहना चाहिए। एक जस्ट गो थ्रू कीजिए, मैनेजमेंट को 2-3 दिन दीजिए, तो मैनेजमेंट आपका पूरा हो जाएगा। इथिक्स के लिए कैसे करना है, मैंने नोट्स भी दिए हैं, मैंने वीडियोस भी दिए हैं, मैंने MCQ भी दिया है, उसमें से भी आपका इथिक्स हो जाएगा। तो देखो, ये है आंसर मेरी तरफ से कि फेज़ 2 की पढ़ाई कैसे करें, मैं मेरे स्टूडेंट को कैसे गाइड कर रहा हूँ, और वो कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने वो एक आपको आइडिया देने का ट्राई किया है। आपका खुद का भी अलग सा आइडिया हो सकता है, या कोई दूसरे जो मेंटर्स है उनका भी कुछ आइडिया हो सकता है। आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन किसी ना किसी का तो हेल्प लीजिए। अदरवाइज़ आपका पूरा टाइम कहाँ से पढ़ूँ, ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, इसी टाइम में चले जाएगा। और मैं देखता हूँ RBI में यही प्रॉब्लम है, मैक्सिमम स्टूडेंट का टाइम इसी चीज़ में चला जाता है, मैं ये करूँ या वो करूँ। तो सामने वाले अगर आपके सामने बैठा है, यही करो यही करो, तो फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैंने इतना बताया। अभी अगर कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है मेरा कोई ज्वाइन करने में, तो आप targetrbi.com के वेबसाइट पे जा सकते हो। वहाँ पे ये मेरा कोर्स है। यहाँ पर ओरिजिनल फ़ीस थी 16,000 रुपये, लेकिन अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैंने काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है फ़ीस, नियर अबाउट 70% के आसपास रिड्यूस किया है। इतना फ़ीस है, जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना है वो फिर खुद पढ़ाई कर सकता है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। लेकिन कोई मेंटर चाहिए, या फिर काफ़ी सारे कोर्स प्रोवाइडर है मार्केट में। अभी मैं उनका मतलब ये मतलब ऐसा नहीं आप सबको पता है, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, जैसे एग्ज़ाम भी है, या फिर आप देख लीजिए अभी अनुज जिंदाल जी है, उनका ले सकते हैं, या एडू टैप है। आप सबको पता है मार्केट में 3-4 अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं,
नियर अबाउट सबका कंटेंट नियर अबाउट सिमिलर है। तो आप अपना लॉजिक लगाइए, अपना जजमेंट ले लीजिए और आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए। आप किसी को पूछते मत बैठिए। आप आरबीआई में मैनेजर बनने वाले हो, तो ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का, खुद को लेते आना चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है ये लोग कौन है कोर्स प्रोवाइड करने वाले। खुद का डिसीजन लीजिए, देखिए वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें है, आपको वो अच्छा लगता है, उनकी जो कुछ भी फीस है अगर आपको वो आप बियर कर सकते हो तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इधर उधर पूछते मत बैठो। अगर पूछना ही है तो कोई अगर सिलेक्ट हुआ हुआ लड़का है उसको पूछिए, अदरवाइज ये टेलीग्राम पे फेसबुक पे पूछने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कुछ बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बायोडेटा में एक्चुअली कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ एक इशू है, लोगों को लग रहा है कि मैंने अगर लोन लिया है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है आपको? ठीक है, तो फिर अगर वैसा होता तो फिर कोई अगर लिखने वाला नहीं है, उनको पता चल जाएगा सिविल में सब कुछ मिलता है। तो ये लोन का इशू प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा डर लग रहा है मन में कि अगर मैंने लोन लिया तो आरबीआई वाले मुझे लेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फैक्ट है वो वहाँ पे लिख लीजिए, किस पर्पज़ के लिए वो भी लिख लीजिए। अदरवाइज बायोडेटा में कोई पूछने जैसा चीज़ है नहीं। अगर कुछ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अदरवाइज लोग बोल रहे हैं मुझे वीडियो बनाइए, वो बहुत सिंपल चीज़ है यार। वहाँ पे वो बायोडेटा फॉर्म आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, अगर वैसे भी आपको कुछ लगता है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिए मुझे पर्सनली। प्लीज़ मत पूछिए, क्योंकि आपको पता है मैं सिंगल हैंडेडली ये मैनेज कर रहा हूँ और आप इतने सारे हज़ारों लोग हैं, तो हर एक को मैं जवाब मतलब फ़ोन पे, ईमेल पे, फेसबुक पे नहीं दे सकता। स्टिल मुझे वीडियो बनाने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि कल से अब तक मैंने 150 से 200 लोगों से फ़ोन पे, ईमेल पे, एसएमएस, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ चाहिए वहाँ से मैंने उनके जवाब है, उनकी क्वेरीज का आंसर दिया है। ठीक है, तो ये सारा वीडियो देख लीजिए और आप खुद का जजमेंट लीजिए। आप आरबीआई में मैनेजर बनने वाले हो, डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या अच्छा है, सामने वाला कैसा आदमी है। ठीक है, उस तरीके से आप अपना डिसीजन लीजिए। अगर कुछ डाउट है बायोडेटा रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और फिर उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन।